रहेगा और जितना पाइप मोटा रहेगा उतना नीचे रह जाएगा। ठीक ना, यही बात है। तो द्रव में केशिकत्व, पाइप का केशिकत्व या द्रव का केशिकत्व किस पे निर्भर करता है? पाइप की त्रिज्या पर। पाइप का संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक, चौड़ा नली में द्रव का चढ़ाव कम। द्रव का चढ़ाव अधिक किस में होता है? संकीर्ण में। कम किस में होता है? चौड़ा में। चलिए, समानता ऊपर चढ़ना नीचे उतरना क्या काला घटना है? केशिकत्व है ना। जो द्रव कांच को भिंगा देता है, जो द्रव कांच को भिंगा देता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। जो द्रव कांच को नहीं भिंगाता है वह नीचे दब जाता है। जैसे में जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। केश नली को पानी में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा? पानी ऊपर चढ़ जाएगा। अब पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। स्पर्श कोण क्या होता है? हाँ देखिए, इसको याद कर लीजिए, ये पूछा हुआ सवाल है, टिक लगा लो। स्पर्श कोण न्यून कोण, स्पर्श ऐसे पूछा था कि स्पर्श कोण न्यून कोण किस अवस्था में होती है, ऐसे पूछ लें, गणना चक में दिया हुआ है। तो स्पर्श कोण न्यून कोण किस अवस्था में होती है? इसका आंसर क्या होगा? द्रव अवस्था में तो होवे करता हो, तो द्रव है ये है, लेकिन यहाँ ये पानी ऊपर चढ़ना, पानी का केश नली के अंदर धंसना, केशिकत्व। हाँ, अवतल उतर देता है। अच्छा, ध्यान में नहीं आ रहा हमको ज्यादा इसके बारे में। अच्छा, मरकरी रहता है जो उत्तल बनाता है ना। अच्छा अच्छा। उसके बाद है जो पारा केश नली में बर्तन में रखे पानी की सतह नीचे ही रहता है। पारा केश नली में बर्तन में रखे पानी की सतह से नीचे ही रहता है, और केश नली में पारा की सतह क्या होता है? उभरा हुआ। हाँ, तो उभरा हुआ जो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। इसके लिए स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब केशिकत्व का उदाहरण, ये वाला पूछता है, केशिकत्व का उदाहरण पूछेगा कि केशिकत्व से क्या क्या होता है ना। केशिकत्व से क्या क्या होता है बताइए, है ना। स्याही सोख लेता है, क्या? ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि हाँ, ललटेन के तेल में बत्ती में है जो तेल ऊपर चढ़ता है। और उसके बाद है जो केशिकत्व के कारण ये जो लगता है कि दूध में है जो कॉफी पाउडर भी घुल जाता है ना जी। अच्छा, मिट्टी में ह्यूमस बना रहता है, मिट्टी में ह्यूमस बना रहता है, कॉफी पाउडर में, दूध में कॉफी पाउडर घुल जाता है ना। और ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है। अब फाउंटेन पेन वाला भी है, उसी में है, केशिकत्व के कारण है। हाँ, और उसके बाद है जो आगे देखिए सब दिया हुआ है, पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों तथा पत्तियों में जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा पहुंचता है। लेकिन कहीं कहीं जानते हैं प्रासरण भी देता है, ऑस्मोसिस, है ना। बायोलॉजी वाला भाषा आएगा, फिजिक्स वाला भाषा रहेगा तो केशिकत्व हो जाएगा, लेकिन बायोलॉजी वाला भाषा में क्या जाएगा? प्रासरण, है ना। बायोलॉजी में क्या जाएगा? प्रासरण। तो इसमें है पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण, कैसे? केशिकत्व द्वारा। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली के में चढ़ने वाला जल स्तंभ तक का प्रभावी भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और उसके कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितना ही लंबी क्यों ना हो। यही होगा केशिकत्व के कारण ही। ये वाला टिक लगा लीजिए, 4 नंबर, ये भी पूछा है। वर्षा के बाद किसान अपनी खेत की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में नमी बना रहे। पेन का नींव बीच से चिरा होता है, इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। केश नली द्वारा स्याही नींव की नोक तक चढ़ जाती है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर में जल में घुल जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैरता है ना। फिर से इसको ऊपर से देखते हैं तो केशिकत्व के कारण क्या क्या होता है? ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है। किसान क्या करता है? बोलो, खेत जोत देता है, ह्यूमस बना रहता है, ठीक ना। उसके बाद पेन का नींव क्या रहता है? चिरा हुआ रहता है। और उसके बाद है जो पेड़ पौधा में है जो जल ऊपर पहुंचता है, किसके कारण? केशिकत्व के कारण। हाँ, और उसके बाद है जो ये कॉफी पाउडर दूध में घुल जाता है, केशिकत्व के कारण। लालटेन की बत्ती वाला क्या हो जाएगा? केशिकत्व हो जाएगा। चलिए, सुई है जो पानी में तैरते रह जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव। सुई पानी में तैरते रहता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव। साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, आदि साबुनवा हो गया, चाहे डिटर्जेंटवा हो गया, सरफा हो गया, ये सब क्या करता है? हाँ, सरफेस टेंशन को क्या करता है? कम कर देता है। इसलिए बर्तन आदि ये कपड़ा अच्छा से धुल जाता है, चाहे शरीर में मैल आता है क्या होता है? छूट जाता है, ठीक ना। तो इसमें फैक्ट ढेर सारा है, बहुत अच्छा ही है ये वाला।
तो उसके बाद है जो पानी पर मच्छर, मान लीजिए जैसे क्या है, कोई भी है जो पदार्थ का जिसका पीठ तनाव कम है, जैसे पेट्रोल का घनत्व कम है, पीठ तनाव कम है, तो पेट्रोलवा के पनिया में डाल देगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, पनिया नीचे चल जाएगा, पेट्रोलवा क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब पेट्रोलवा पर मछड़वा रहेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, है ना, मछड़वा डूब जाएगा। चलिए आगे, यही बात है। तो गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। देखो ये बोल रहे थे ना हम। अतः जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर से बोलो भाई इसको फटाफट, क्या क्या होता है? बोलो अपने अपने, जल्दी जल्दी बोलो। अरे किताबों देख के बोलो। बोलो बोलो। हाँ, साबुन का बुलबुला वाला टिक लगा लो। ये भी पूछा है कि साबुन का बुलबुला है ना, कहने गया साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं। अपेक्षित गति का मेरे फुटवारा की ना हमको नहीं है, समझ द्रव में लगता है तो सुखा जाता है, हाँ, और जैसे अधिक लगेगा तो घर्षण है। क्या घर्षण? ठोस पर घर्षण पानी में विस्कोसिटी। अपेक्षित गति मैंने हो गया ना यार, यहाँ से है जो हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना, उधर से हुआ, उधर से सता हुआ वो भी लगा रहा है, बोलो ये अपेक्षित बल हुआ, अपेक्षित गति हुआ, है ना, अपोजिट हुआ, रिलेटिव एक दूसरे के। जैसे वो ट्रेन जा रहा, गति कर रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, वो ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, तब पहला ट्रेन है दूसरा ट्रेन के अपेक्षित गति क्या हुआ? 20 किलोमीटर प्रति घंटा को अधिक जा रहा है। हाँ, अपेक्षित गति हो जाएगा उल्टा, समझे ना? हाँ, अपेक्षित गति उल्टा हो जाएगा। चलिए हो गया ना। तो देख लिए हम लोग। श्यानता केवल द्रव में और गैस में, श्यानता ठोस में नहीं लगता है ना, श्यानता ठोस में नहीं लगता है। श्यानता किस में लगता है? द्रव और गैस में। श्यानता किस में लगता है? द्रव और गैस में। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। द्रव अणु का भार बढ़ने से श्यानता क्या होता है? बढ़ जाता है। इसको याद कर लो। द्रवों में श्यानता अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। अणु के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण क्या होता है? द्रव में श्यानता। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसका श्यानता बढ़ जाता है। द्रव का अनुभार बढ़ेगा भाई तो क्या हो जाएगा? द्रव का अनुभार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? श्यानता बढ़ेगा। श्यानता क्या? बोलो। द्रव का अनुभार बढ़ेगा। हाँ, द्रव के विभिन्न परतों के बीच, गैस के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले सापेक्षिक बल को क्या कहते हैं? किसके किसके बीच? द्रव और गैस के बीच। द्रव और गैस के विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? श्यानता सिर्फ द्रव और गैस में होता है। श्यानता सिर्फ द्रव और, चलिए हेलो, गैसों में श्यानता इसकी, हाँ देखो अब आगे पलटो। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतर कारण होती है। देखो, गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतर कारण होता है ना। चलिए, गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। गैस में श्यानता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है ना, मतलब कि श्यानता सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में। द्रव में श्यानता सबसे अधिक किसमें होता है? द्रव में। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। कह रहा है कि गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, तो द्रव में अधिक ना होगा। हाँ, ठोस में श्यानता नहीं होता है, सिर्फ और गैस और द्रव में होता है। द्रव में सबसे अधिक होता है ना। चलिए, तरलता और श्यानता, चलो बोलो। अभी हम बोले थे ससंजक बल, बोलो। करिया सर, ससंजक बल बोलो, आसंजक बल बोलो, जल्दी फटाफट। ससंजक बल, हाँ, एक ही प्रकार के वस्तु के बीच लगता है। ससंजक बल समान, हाँ, समान अणुओं के बीच लगता है। असंजक बल विभिन्न अणुओं के बीच लगता है। असंजक बल के कारण क्या होता है? वस्तु चिपकता है ना। चलिए, सब बात को ध्यान रखना भाई। आगे चलिए, आगे देख रहे हैं। आगे है तरलता और श्यानता दोनों एक दूसरे के क्या है? विद्युत कर्मानुपाती है। विद्युत कर्मानुपाती माने तरलता जिसका अधिक रहेगा उसका श्यानता कम होगा।
समझे ना, तरलता जिसका अधिक रहेगा उसका श्यानता कम होगा। देखो तरलता मतलब क्या हुआ, तरल माने तरलता अधिक मतलब क्या हुआ, जो पानी मतलब कि जो हाँ नहीं तरल जितना माने क्या बोल दिया, तरलता श्यानता एक दूसरे के बीच कर्मानुपाती मतलब उल्टा। तो कह रहा है इसमें कि जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी, श्यानता मतलब गढ़ापन होता है भाई, जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा माने कि जैसे श्यानता सबसे अधिक किसका होता है, मध का। मध्य का ठीक है, मधवा के गर्म करते हैं तो क्या होता है, मधवा वो पतला हो जाता है, पतला हो जाएगा, मधवा गर्म होता है तब पतला हो जाता है, श्यानता ठीक ना, तो उसका श्यानता क्या हो गया, कम हो गया, नहीं समझा, यहीं से निकल गया। उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा तो मध को है जो शहद को है जो गर्म नहीं किए तब उसका श्यानता सबसे अधिक है, लेकिन उसको गर्म किए तो मधवा क्या हो गया, पतला हो गया, तो उसका श्यानता कम हो गया। तो श्यानता क्या हो गया, तरलता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरलता मतलब पतला, तरलता मतलब समझ गए, गढ़ापन मने हाँ गढ़ापन मने श्यानता अधिक हो गया, ज्यादा हो जाएगा, श्यानता ज्यादा उसका श्यानता अधिक हो गया। चलिए रहेगा ना भैया, हाँ तो पैसा पीछे जलाइएगा तो नहीं जलता। धोते ठीक कह रहा, बोलना जरूरी है, मैं कहा नहीं बोलते, ठीक है, ये सब मौलिक अधिकार है। ये सब है जो ये सब गांव में है तो ठीक है कह रहा। अच्छा क्या होता है जी फिर से बताओ। अच्छा मधवा है जो लपेट देगा नोटवा में और उसमें सलाह मारेगा तो नहीं चलेगा, मधवा रख देता है, पीछे जलाता है तो नहीं जलता है पैसा। हाँ, जलेगा ठीक कुछ है। देर के बाद। नहीं जलता है तो सूद मधवा का देखा चाहे वो ट्रांसफर करता है हीट को, पानी को दे देता है, होने लगता है तो ना जले। हाँ, चेक करता मध को है ना, मेरा घर में निकला खाता था। हाँ हो तो मधुमक्खी लगे ले रहा था। हो सकता है। सही। अरे मध बहुत पावरफुल चीज है भाई, मध मूसली अश्वगंधा ये सब खाया करो। चलिए चलिए आगे हो गया ना। तो श्यानता और तरलता एक दूसरे के क्या है बोलो, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा। तो श्यानता और तरलता बोलो, श्यानता और तरलता, श्यानता और तरलता, श्यानता घट मैंने बढ़े, श्यानता कब घट जाएगा, जब तरलता बढ़ जाएगा, है ना। जब पानी या कोई भी लिक्विड है जो पतला हो जाएगा तो उसका श्यानता घट जाएगा। घट जाएगा। एक आदर्श तरल की श्यानता एवं संप्रियता दोनों क्या होता है, शून्य। आदर्श तरल की श्यानता संप्रियता क्या होता है जी, परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव नहीं है। जल आदर्श द्रव के निकटतम है, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है भाई, घट जाती है। हम लोग पढ़े थे ना, तो डेली पढ़ रहे हैं। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव और श्यानता घट जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव और श्यानता घट जाता है। आगे देखते हैं, है ना। गैसों का क्या होता है, बढ़ जाता है। गैस का श्यानता का क्रम सबसे अधिक किसका, शहद का, उसके बाद किसका, पानी का, उसके बाद किसका, करासन का, उसके बाद किसका, पेट्रोल का। बताओ करासन में ऑक्सीजन रहता है कि नहीं रहता, नहीं रहता। सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, करासन में ऑक्सीजन नहीं रहता, है ना। और अच्छा करासन को कैसे है, जो करासन की शुद्धता को कैसे माप करते हैं, सीटेन। करासन की शुद्धता को सीटेन, और पेट्रोल से ऑक्टेन। पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन, करासन की शुद्धता को। चलिए आगे देखते हैं, डीजल को करासन बोल रहे हैं। डीजल, अरे डीजल शुद्ध कर देता है तो करासन शुद्ध कर देता है, डीजल हो जाता है। डीजल की शुद्धता को ऑक्टेन से, करासन में ऑक्सीजन नहीं होता है, किरोसिन तेल में ऑक्सीजन। चलिए आगे, किसी तरल की श्यानता को बोलो, कोई दिक्कत है, शहद पानी किरोसिन तो लिखा है, हम बोलिए कुछ। अरे शहद का श्यानता सबसे अधिक है, और पानी के श्यानता है, और करासन के श्यानता है, और पेट्रोल के है, सबसे कम गैस के है। श्यानता सबसे कम केकर होगा, गैस के है, और श्यानता सबसे अधिक केकर, शहद का। लेकिन श्यानता घटेगा कब, जब शहद को गर्म कर देगा, मतलब तरलता बढ़ जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा शहद, है ना। चलिए आगे देख रहे हैं, जितना है जो पानी पतला रहेगा, जितना लिक्विड पतला रहेगा, उसका श्यानता क्या हो जाएगा, उतना ही कम रहेगा। चलिए हो गया ना। आगे, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी तरल को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है, इसका ऐसा मतलब क्या हो, डेका पॉइंट। श्यानता का ऐसा मतलब क्या है, डेका पॉइंट या पाइजली या पास्कल सेकेंड। इसको टिक लगा लो भाई, एकदम धुआंधार पूछता। श्यानता का इकाई क्या है, पास्कल सेकेंड। श्यानता का इकाई क्या है, पास्कल सेकेंड। श्यानता का इकाई क्या है, पास्कल सेकेंड, है ना, पास्कल सेकेंड, है ना। इसे पर आया नीटा, है ना, नीटा द्वारा करते हैं। चलो बोलो श्यानता का इकाई क्या है,
पास्कल सेकेंड या पॉइज आगे द्रव की श्यानता मापने में स्टोक के नियम का उपयोग होता है। द्रव की श्यानता मापने में किसका नियम होता है? द्रव की श्यानता मापने में किसका नियम? हाँ, किसका नियम? किसका नियम? फौजी की श्यानता मापने के लिए, फौजी की श्यानता मापने के लिए। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे आ पाते हैं, अतः वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं, आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। सीमांत वेग देखो भाई, ये सब पूछता नहीं है लेकिन देख लेना। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिर जाती है, किसी श्यान द्रव में गिर जाती है, श्यान द्रव में समझा मतलब वैसा द्रव जिसका श्यानता हो, है ना। श्यान द्रव में गिर जाता है ना, कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिर जाता है तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है ना। प्रारंभ में उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगेगा, अतः नियत वेग कोई वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। जैसे समझा, मान ली कि श्यानता वाला द्रव कौन है? पानी है, मध है, क्रासन है। तो मधवा में मान लिया कि क्या करेंगे हम, मान लीजिए कोई बाल्टी है, बाल्टी में 5 किलो मध भरल है और हमें कुछ सिक्का डालेंगे, तो सिकवा है जो डालेंगे तो सिकवा मधवा के नीचे जाएगा, तो सबसे पहले शुरुआत में सिकवा का वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? सीमांत वेग। मतलब श्यान लिक्विड, श्यानता वाला कोई भी द्रव में कोई वस्तु डालेंगे, अरे भाई बल्टिया में पनिया डालेंगे ना सिकवा हो, तो पनिया सिकवा नीचे जाएगा तो उसका वेग है कि ना है? शुरू में क्या रहेगा? तेज रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। शुरू में तेज क्यों रहेगा? शुरू में तेज क्यों रहेगा? क्योंकि ग्रेविटेशन उसको खींच रहा है, एक मोस्ट, समझे ना ये सब बात। चलिए, तो ही सीमांत वेग क्या हो गया? हाँ, सीमांत वेग हो गया। देखो अति पर भी ध्यान देना भाई, वहां लिखा हुआ उस पर भी ध्यान देना, सुनना भी है ना। जैसे तुम सुनोगे या देखोगे तो जैसे यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा ना स्ट्राइक करेगा, है ना। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है? कांस्टेंट। कुछ समय के बाद कांस्टेंट। चलो बताओ सीमांत वेग में क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो सब मिलके। अब देखो कह रहा है, इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है। देख लो, अब मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसमें श्यान भी है, श्यान बल भी है, और लिक्विडवा का क्या है? भार भी अधिक है। लिक्विडवा के में डाल रहे हैं सिकवा, तो सिकवा का भार है कि ना है? अरे बल्टिया में पनिया भरल है, चाहे बल्टिया में मध भरल है, 5 रुपए के सिकवा में डाली ना हो तो सिकवा के भार होती ना हो 10 ग्राम 20 ग्राम, ओकर भार। अब मधवा के जो श्यानता है जे, ठीक है, वो कुछ है। और उत्प्लावन बल, जो लिक्विड रहता है उसमें उत्प्लावन बल भी लगता है ना, तो ऊपर ठेलना चाहेगा कि ना चाहेगा? तो तीनों का योग क्या होगा? योग क्या होगा? बराबर। यही कह रहा है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। सभी बलों का योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर। किस अवस्था में? सीमांत वेग वाली अवस्था में। किस अवस्था में? सीमांत वेग वाली अवस्था में। सीमांत वेग वाली अवस्था में क्या क्या हो जाएगा जी? बोलो। वस्तु का भार, श्यानता बल और उत्प्लावन बल का योग। हाँ चलिए, वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे पढ़ो, आगे बोलो। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग की क्या होती है? अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है, ठीक ना। अब मान लीजिए बड़का गेंदा लोहा के गिरा देंगे, गोला, एगो छोटका गोला, तो बड़का गोला का त्रिज्या अधिक रहेगा ना, तो त्रिज्या उसका अधिक है तो वजन भी कहीं ज्यादा ही होगा। तो ही कह रहा है सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत वेग अधिक उसका होगा जो गोला बड़ा है, नहीं समझा? अरे बड़ा गोला क्या है? जो पकड़ने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, हो, नहीं समझा? तो गिरने में बल लगेगा ना, नहीं समझा? यही बात है, अरे मजाक में नहीं लेना है। तो आगे देख लिए, इसको याद कर लेना। उसके बाद है जो धारा रेखीय प्रवाह, बोलो आगे। धारा रेखीय प्रवाह हो गया द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है, नहीं समझा? मान लीजिए वो पाइप है, क्या है? अच्छा इसको आगे बताएंगे। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा है, ठीक ना। धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल, उसकी दिशा क्या रहती है? निश्चित रहती है। एगो कोई पाइप है, तो पाइप से पानी जा रहा है, मान लीजिए नल खोलते हैं ना हम लोग, तो ऊपर से पानी आता है, तो उसका वेलोसिटी पानी का क्या रहता है? हमेशा बराबर आता है। पानी की मात्रा हमेशा बराबर गिरता रहता है कि ना?
वही हुआ, वही बतिया कह रहा। धारा रेखीय प्रवाह क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह। हाँ, और द्रव का प्रत्येक कण, पानी का प्रत्येक बूंद बूंद है जो कहाँ से गिर जाता है, उसी से होकर गुजरता है। वही बात है पैपे से। अब क्रांतिक वेग ये सब तो पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ना ही है। बीमल है जो ये सब को कटवा देता था वहाँ। बीमल वाला पढ़ाता था ना, तो बोलता था कि यार ये सब नहीं आएगा, है ना, ये सब कटवा देता था बीमल, क्या ये सब नहीं आएगा, ये सब को काट दो। लेकिन कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कौन जानता है। तो ये सब बात। तो क्रांतिक वेग देखते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। कौन वेग? अभी हम लोग सीमांत वेग देखे थे ना भाई। सीमांत वेग बताओ, हेलो बोलो। सीमांत वेग, करिए टी शर्ट शर्ट, बोलो सीमांत वेग। और बोलो, हाँ बोलो सीमांत वेग। सीमांत वेग हुआ ना, कोई लिक्विड में, कोई श्यान, हाँ कोई श्यान लिक्विड में, कोई लिक्विड जिसमें श्यानता है, उसमें कोई वस्तु गिराएंगे तो उसका वेलोसिटी शुरू में बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इसे सीमांत वेग कहते हैं, ठीक ना। और उस वस्तु द्वारा द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल और उसका श्यानता, अब वस्तु द्वारा लगाया गया बल, तीनों का योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 0। ये हुआ। चलिए अब क्रांतिक वेग देखते हैं। तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग, न समझा। जैसे मान ली कि ठेला फेंके, ऐसे हम ठेला में समझा रहे हैं, ठेला में समझो। मान ली कि ठेला फेंके, चाहे इसे पाइप से हम लोग कार धोते हैं ना, कार धोते हैं, चाहे गाड़ी धोते हैं ना जी। अरे पाइप टंकी में लगा देते हैं नलवा में, अब पाइप वाला आगे न मुन देते हैं हल्का, तो फोर्सिंग बार ज्यादा तक मारता है, न समझा, समझ रहा। फोर्सिंग में ज्यादा मारता है, पाइपा में ऐसे आगे हल्का मुंह देते हैं मुँह से, ऐसा अंगूठवा से, तब फोर्सिंग में मारता है, दोनों से ऐसे धोता है, समझ रहा। तो वही कह रहा क्रांति वेग, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग, तब महत्तम वेग जहां पहुंच गया, पनिया जहां गिर रहा है, नहीं समझा, वही क्रांतिक वेग हो गया। हाँ, अरे जैसे भाई टॉयलेट करता है ना यार, आदमी पेशाब करता है ना, तब मैक्सिमम दूरी तक फोर्सिंग मारता है, क्या हो गया, क्रांतिक वेग हो गया। ऐसे याद कर लो। अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, नहीं समझा। हाँ, विक्षुब्ध हो जाए मतलब क्या होगा, ऐसो के गिर जाए पनिया। अरे भाई ऐसे करके दाब के अंगूठवा मार रहे हैं, फोर्सिंग में मार रहे हैं, तो वहां जा रहा है गड़िया पर, नहीं छोड़ नहीं देंगे, वहां फोर्सिंग में मार रहा है, वहां जाके क्या हो गया, गड़िया पर गिर गया, ठीक ना। वो अंतिम सीमा वही कहलाता, वही क्रांतिक वेग हुआ। चलिए आगे, ये सब कल्पना कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना आज तुम लोग। तो वही क्रांतिक वेग हो गया। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग, ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, ठीक ना। हम लोग ये सब देख रहे हैं, हम लोग डेली देख रहे हैं, तालाब में डेली देखते हैं हम लोग। बाल्टी में लोटा डालते हैं तो लोटा नीचे से ऊपर ठेलता है कि ना ठेलता है, तालाब बल हो गया। तो अब है, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम है, द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम है, तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। देखो फिर श्यानता आ गई। यदि द्रव का प्रवाह का वेग क्रांति वेग से अधिक है, तो उसका प्रवाह मुक्त है उसके किस पे, घनत्व पे। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व बहुत कम होता है, और घनत्व ही उसका वेग को क्या करता है, निर्धारित करता है। चलिए आगे बर्नौली का थ्योरम देखते हैं। बर्नौली का थ्योरम है कि मान लीजिए कोई पाइप है, मान लीजिए धारा रेखीय पाइप है, मान लीजिए पाइप है नहीं पाइप जी, पाइप ऐसा रहेगा, इतना मोटा पाइप रहेगा ना, उसे पानी जा रहा, तो पानी अंदर पानी है, तो पानी का जो प्रवाह हो गया, गति ऊर्जा हो गया, स्थिति ऊर्जा हो गया। अब पानी द्वारा पाइप के अंदर सतह पर लगाया गया दाब, तीनों हमेशा सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। वही बर्नौली थ्योरम है, इसमें दिया होगा शायद। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, माने पाइप के मार्ग कौन हुआ, पाइप हुआ, पाइप के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन में कुल ऊर्जा बराबर क्या, दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का योग हमेशा सब जगह क्या रहता है, बराबर रहता है। ये क्या हो गया भाई, बर्नौली थ्योरम। बोलो बर्नौली थ्योरम, बोलो जल्दी फटाफट बोलो, बोलो। मान लें कि टंकी वाला पाइप में पानी जा रहा है, टंकी वाला पाइप में क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, तो पानी में दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा तीनों हमेशा पाइपा में सब जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसे क्या कहते हैं, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम इस प्रमेय पर आधारित वेंचुरीमीटर से,
अब द्रव का प्रवाह किससे मापते हैं? वेंचुरीमीटर से। अब वेंचुरीमीटर किस पे काम करता है? बर्नौली थ्योरम पे। पूछ देगा कि द्रव की धारा को कैसे मापते हैं? वेंचुरीमीटर से। अब वेंचुरीमीटर किस पे काम करता है? बर्नौली थ्योरम। वेंचुरीमीटर किससे बनाया गया? बर्नौली थ्योरम। बोलो, वेंचुरीमीटर किससे बनाया गया? वेंचुरीमीटर किससे बनाया गया? वेंचुरीमीटर किससे बनाया गया? चलो, हो गया वेंचुरीमीटर। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गति ऊर्जा के बढ़ने से